हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे आज बहुत 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 स्वागत क्यों करती है मैडम। सुनिए, क्योंकि आज एक खास दिवस है, एक बहुत स्पेशल डे है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आपने वीडियोस देखे हैं वो हमारी स्पर्श भाग 2 के थे काव्यखंड से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, क्लास 10th की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड का पहला चैप्टर। नाम है बड़े भाई साहब, लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। जी हाँ, चैप्टर का नाम पता चला आपको, बड़े भाई साहब, गद्य खंड का प्रथम चैप्टर। अब मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे ना, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई का मतलब जो गद्य खंड है या कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की तो अवश्य पढ़ी होगी या सुनी होगी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी एक मतलब अमिट हस्ताक्षर के रूप में हिंदी साहित्य में चले आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन जो था वो स्टार्टिंग में बड़ा जोखिम भरा था, क्योंकि उनकी माँ का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, फिर जो माँ आई दूसरी, उनका उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके कारण प्रेमचंद जी का जो मन था वो अच्छा नहीं रहता था और वो अपने कार्यों को भली भांति नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अंतरात्मा से अपने संबल को प्राप्त किया और अपने कार्यों में जुट गए। उनके इतने कार्य हैं, अभी आप देखना जीवन परिचय। उनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में। ठीक है, अब उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। हिंदी में उनकी रचनाएं आती हैं प्रेमचंद जी से, उर्दू में नवाब राय से। ठीक है, इस तरह से अब हम देखने जा रहे हैं कहानी बड़े भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे मैडम यहाँ पर ये बच्चा पतंग क्यों उड़ा रहा है? बताते हैं। लेखक और उनके बड़े भाई साहब घर से दूर छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, छात्रावास समझते हैं ना, हॉस्टल में रहकर वे पढ़ाई करते थे और जब कभी भी उनको समय मिलता था तो पतंग उड़ाने चले जाते थे। पतंग उड़ाते उड़ाते वो अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ भूल जाते थे। फिर बड़े भाई साहब तो बड़े भाई साहब हैं, लेखक के बड़े भाई साहब उन पर रौब झाड़ते और कहते पढ़ाई मढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें कुछ? अरे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, अभी तुम छोटी कक्षा में हो इसलिए अपने आप को बहुत इन खेलों में उलझाए रहते हो, चलो पढ़ाई करना। तो लेखक बेचारे डर जाते और बड़े भाई साहब की बातों उनको माननी पड़ती थी, नहीं तो बड़े भाई साहब डांट लगाते थे। ठीक है, ये कहानी हम पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने से पहले, या मैं और भी आपको वर्बली भी सुनाऊंगी, उससे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय पर, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर। मुंशी प्रेमचंद जी जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हमेशा ही इन्होंने एक अपनी अलग पैठ बनाकर रखी है। ना केवल ये कथाकार, ना केवल ये कहानीकार, बल्कि उपन्यासकार। कई कहानियां लिखी हैं, कई उपन्यास लिखे हैं और कहानियां भी ऐसी जो बिल्कुल दिल तक सीधे कचोट जाएं, मन को स्पर्श कर जाएं, मर्म स्पर्शी कहानियां। क्योंकि उनकी जो कहानियां रहती थी उनमें वास्तविकता का भान होता था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी कहानियों की रचना की है, चाहे वो उपन्यास हो या कहानियां हो। उन्होंने अपने जीवन में जो देखा वास्तविकता पर आधारित उन्होंने रचनाएं की। कहते हैं ना बेटा कि जो किसी के, चाहे वो रचनाकार हों या कवि हों, किसी भी कवि या लेखक की हम बात करें तो उनकी रचनाओं में उनके मन के भाव रहते हैं। और मन के भाव कहाँ से आते हैं? अनुभव और अनुभूति से। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को हम सादर नमन करते हैं और धन्य हैं हम इस तरह के हिंदी साहित्यकार को जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य में योगदान दिया। प्रेमचंद युग और प्रेमचंद जी न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं अपने नाम से, अपने काम से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं जीवन परिचय। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बनारस के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम धनपत राय था। मूल नाम याद रखिएगा, मूल मीन्स इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। और इन्होंने उर्दू में जो लेखन किया, क्योंकि ना केवल इन्होंने अपनी रचनाओं को हिंदी में ही लिखा बल्कि उर्दू में भी ये रचनाएं करते थे,
तो उर्दू में जो इनकी रचना है वो नवाब राय से है। जब भी आप नवाब राय कहीं लिखा हुआ देखेंगे, उर्दू की बात मैं कर रही हूं, तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। और हिंदी में प्रेमचंद, अब देखिए यहां पर मूल नाम था धनपत राय, उर्दू में लिखा नवाब राय से, हिंदी में लिखा प्रेमचंद जी से, ठीक है। निजी व्यवहार और पत्राचार से धनपत राय से ही कार्य करते थे। जो भी उनका निजी व्यवहार था और पत्राचार था, जो भी आवागमन पत्रों का होता था, उसमें ये धनपत राय ही लिखते थे। बस लेखन में इनका नाम प्रेमचंद था और नवाब राय था, ठीक है। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, मतलब अपनी जीवन यापन करने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ध्यान से देखिए। आजीविका के लिए उन्होंने स्कूल की मास्टरी मतलब टीचिंग की, इंस्पेक्टरी भी की, मैनेजरी भी की। मैनेजर मींस मुंशी, इसलिए इनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद जी लगाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया, ठीक है। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। सम्राट मतलब समझते ना, किंग, बिल्कुल। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब चलते हैं हम बड़े भाई साहब कहानी पर, और यहां पर आप देख लीजिए ये पढ़ाई कर रहे हैं बड़े भाई साहब। फिर यहाँ कुछ देखिए, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, लेखक भी हैं, उनके बड़े भाई साहब भी हैं और अन्य उनके मित्र भी हैं। और अब वो जा रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि जब कभी भी उनको समय मिलता था तो कनकौआ या पतंग वो जरूर उड़ाते थे। और फिर बड़े भाई साहब उनको गुस्से में कहते थे, तुझे पढ़ना लिखना नहीं है, चलो छात्रावास या हॉस्टल में पढ़ाई करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े भाई साहब की कहानी को सुनिए ध्यान से। कहानी का जो शीर्षक है अर्थात टाइटल है, दिया गया है बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब का रौब क्या होता है क्या आपके बड़े भाई साहब हैं या आप ही बड़े भाई साहब हैं? आपके बड़े भाई साहब होंगे या आप स्वयं बड़े भाई साहब होंगे, या आप इकलौते भी हो सकते हैं, अपने आप में बड़े भी और छोटे भी। बड़े भाई साहब का घर में बड़ा रुतबा होता है, क्योंकि बड़े हैं। अब जो बड़ा हो जाता है उसका रुतबा तो रहता है, लेकिन सुनिए उसके मन पर क्या बीतती है, यहां इस पार्ट में भी हम देखेंगे कि बड़े भाई साहब कब बन जाते हैं। कहो तो 2 साल के ही बड़े भाई साहब बन जाएं। कैसे? 2 साल बाद यदि किसी छोटे भाई बहन का आगमन हो गया तो वो बड़े भाई साहब हो गए। बड़ों को बहुत सुनना भी पड़ता है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम बड़े हो, उसको दे दो ना वो चीज खाने की या कोई वस्तु, क्योंकि तुम बड़े हो। छोटे को ऐसे परेशान मत करो क्योंकि तुम बड़े हो। ओहो, बड़ा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? तो बड़े होने से अच्छा तो छोटा ही है। लेकिन कभी कभी बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि चलो हम बड़े हैं, हमें कोई डांट नहीं सकता, हम सबको डांट लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था बड़े भाई साहब जी के साथ। मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब की हम बात कर रहे हैं, लेखक के बड़े भाई साहब की हम बात कर रहे हैं। लेखक और बड़े भाई साहब पढ़ते थे, छात्रावास में रहते थे, घर से दूर। छात्रावास मीन्स हॉस्टल। लेखक के बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन कक्षा में सिर्फ 3 साल आगे थे। क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब फेल हो जाया करते थे और लेखक हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आया करते थे। अब उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बड़े भाई साहब बिल्कुल सिर झुकाकर छोटे भाई के सामने रहें, हमेशा नसीहत देते थे। तुम्हें क्या पता बड़ी क्लास में कितनी कठिन पढ़ाई होती है, अलजबरा, ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं पास कर पाया। जब तुम इस क्लास में आओगे, जब तुम इस कक्षा में आओगे ना, तब समझ पाओगे, तब खुलेंगी तुम्हारी आंखें। ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें बड़े भाई साहब लेखक को सुनाते। अब क्या हुआ, फिर परीक्षाओं का समय आया। अब लेखक फिर पास हो गए, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। अब सिर्फ बचा उनमें 2 साल का अंतर पढ़ाई में। बड़े भाई साहब का मुंह झुलस गया, उतर गया। तो लेखक को भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जब कक्षा में परिणाम की घोषणा की गई तो लेखक तो अव्वल आए, प्रथम श्रेणी में पास हुए, लेकिन बड़े भाई साहब फेल हो गए। तो बड़े भाई साहब का निराश चेहरा देखकर लेखक को भी जो उनकी खुशी थी वो आधी हो गई। अब बड़े भाई साहब ने भी थोड़ी डांट डपट उनकी कम कर दी,
लेकिन कुछ दिनों तक। और जैसे ही फिर कुछ समय बीत गया, फिर अपनी नसीहत देना शुरू किया, अपने आप को ज़्यादा मत समझो, छोटी कक्षा में हो ना इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम पास होगा, ये कक्षाएं तो मैंने भी पास की हैं, उनमें उतनी कठिन पढ़ाई नहीं होती, जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब समझोगे। फिर कक्षा आई, फिर परीक्षाओं का समय आया, खूब नसीहत डांटते, किताबों को पढ़ना या इतनी कठिन पढ़ाई करना कोई आसान बात नहीं है। लेखक ने पढ़ा, परीक्षाएं हुई, फिर लेखक पास, बड़े भाई साहब फेल। अब सिर्फ एक कक्षा का अंतर। अब लेखक को लगता अब तो बड़े भाई साहब नहीं डांटेंगे, अब तो मेरी भी चलेगी बात। लेकिन बेचारे बड़े भाई साहब का रोता हुआ चेहरा देखकर लेखक की जो खुशी थी वो भी आधी हो गई और वो भी रोने लगे जब रिजल्ट आया तो। फिर बड़े भाई साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझना, ये तुम जो पास हुए हो ना ये हो गया होगा तुक्के से, लग गया होगा तुक्के से, मेरी कक्षा में आओगे तब पता चलेगा। अब फिर हुआ कि उन्हीं की कक्षा में आ गए, सेम क्लास में आ गए दोनों भाई साहब। बेचारे बड़े भाई साहब ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। लेकिन जब जितनी भी नसीहतें बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को दी हैं वो बेकार नहीं गई। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ बताते हैं कि जो भी उन्होंने कहा वो सच कहा, क्योंकि यदि बड़े भाई साहब मुझे डांटते नहीं, डपटते नहीं तो शायद मैं इस मुकाम पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें अपने बड़े डांटें या कुछ थोड़ा बहुत खान वान कभी खींच दें तो उनकी बातों को बुरा मत मानना, और ये भी कभी मत कहना कि तुमने तो किया नहीं, चले हमें सिखाने, ऐसा नहीं कहना है। उन्होंने नहीं किया या नहीं कर पाए या किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचिए कि कम से कम वो चाहते हैं कि आप तो अच्छे से आगे बढ़ें, आप तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, यहां पर यही कहने का प्रयास किया है लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, जो टाइटल ही उन्होंने दिया है बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब हमेशा किताबों में घुसे रहते थे। क्यों? अब देखिए, कभी कभी पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो जो मार्जिन रहता है ना कॉपी का, उसमें कभी चित्र बनाने लगते, कभी कुछ करते, 24 घंटे ऐसा लगता कि बस वो पढ़ रहे हैं। और लेखक कभी कभी पढ़ते फिर भी पास हो जाते। ये क्या कारण है? ये बुद्धि का अंतर है कि समान बुद्धि नहीं होती है। किसी को बहुत समय में कुछ याद होता है, किसी को कुछ थोड़े से समय में याद हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम ग्रेट हुए और वो बेचारा वो कुछ नहीं कर पाएगा, होता है। इसलिए जिसकी बुद्धि लब्धि या जो भी मेंटल लेवल है वो हर एक का डिफरेंट रहता है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर देयर, गार्डनर थ्योरी एक है जो कि हमने पढ़ा था कि उसमें हर एक की बुद्धि समान नहीं होती है, उसमें अंतर रहते हैं। किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ी देर में, किसी को बहुत देर में, किसी को तो बहुत ही देर में। तो इसका तात्पर्य नहीं कि जो जल्दी समझ जाते हैं वो जो नहीं समझ पाते हैं उनका मजाक बनाए या उनकी उपेक्षा करें, ये कदापि सही नहीं होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पाठ और चलते हैं रचना पर। यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े भाई साहब किस तरह से छोटे भाई को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। बेचारा छोटा भाई चुपचाप ऐसे सुनता रहा है शून्य होकर, और बड़े भाई साहब बिल्कुल अपने रौब में। ठीक है, आइए देखते हैं। लेखक प्रेमचंद जी ने इस पाठ में अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। मतलब लेखक ये भी कहना चाहते कि ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन उनका मान था कि एक ही काम को 2-3 साल तक करो तो अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल मस्तिष्क में बस जाएगा। उन्होंने उनके फेल होने को भी सकारात्मक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। लेखक की उम्र 9 साल की थी और उनके बड़े भाई थे 14 साल के। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे। आप देख ही रहे हैं किस तरह की निगरानी रखी जा रही है बड़े भाई साहब के द्वारा, और किस तरह से कहते हैं निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। जन्म सिद्ध अधिकार क्यों? क्योंकि बड़े जो थे उनसे। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, बिल्कुल पढ़ंतु, एकदम पढ़ाकू, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते थे। हाशिए समझते हैं? मार्जिन। मार्जिन समझते हैं बेटा? मार्जिन क्या होता है? जो जैसे देखिए ये है आपकी कॉपी, आपको मार्जिन पता होगा, ठीक है?
तो उसको हिंदी में हाशिया कहते हैं। ये जो लाइन रहती है ना, इसको हिंदी में हाशिया कहते हैं, अंग्रेजी में मार्जिन। तो क्या लिखा है कि समय काटने के लिए वो कॉपियों तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते थे। एक चीज को बार बार लिखते, दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने भाग जाते थे। अब इस पर उनके बड़े भाई साहब उन्हें बहुत डांट लगाते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या कहते थे? खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन हो जाते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। समझे? तुम्हें क्या लगता है कि पढ़ाई आसान चीज है? जब मेरी कक्षा में आओगे तब समझ में आएगा। अगर तुम्हें इसी तरह खेल कर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गिल्ली डंडा खेलो। यहां पर क्यों दादाजी की गाढ़ी कमाई को खर्च कर रहे हो? इस तरह यहां रहकर दादाजी की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? हॉस्टल में रहना कोई आसान बात है? यहां रहना है तो पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो गांव वापस जाओ, घर वापस जाओ। इस तरह की नसीहत लेखक को उनके बड़े भाई साहब देते। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते, क्योंकि वो उनसे काफी छोटे थे, 5 साल छोटे थे, और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है, क्या करें। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई का कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेल कूद के मैदान में उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतनी फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। उनको पता था कि घर मतलब जब मैं वापस जाऊंगा तो बड़े भाई साहब मेरी अच्छी डांट लगाने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की और फिर निकल जाते खेल में। ये आप कक्षा का माहौल देखेंगे। जब परीक्षा फल आता था तब क्या होता था? सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए। ओहो! और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। अब उन दोनों के बीच सिर्फ 2 कक्षा की दूरी रह गई। पहले थी 3 कक्षा की दूरी, अब सिर्फ 2 कक्षा की डिस्टेंस। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले लें, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेलकूद में व्यस्त हो गए। पहले उन्होंने कहा आड़े हाथों लेना मतलब, आप सुनाता हूं मैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना बड़े भाई साहब, पढ़ाई लिखाई कोई आसान बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अब मैं बताता हूं कि देखो मैं तो कक्षा में प्रथम आया हूं, तुम तो फेल हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बड़े भाई साहब बड़े निराश हैं, तो उन्होंने अपने इस विचार को त्याग दिया और खेलने चले गए। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर ज्यादा दबाव ना था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा। क्यों डांटा? क्या हुआ? वो भी जमकर। देखते हैं क्या कहा। और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने का तुम्हें घमंड हो गया है ना, तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया तो तुम्हारा कहां टिकेगा। अपने आप को छोटी कक्षा में अव्वल आकर बड़ा मत समझो। जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब तुम्हारे अक्ल की घंटी बजेगी। इसलिए अपने आप को ज्यादा 30 मार का मत समझो। फिर भी उनको डांटा, जबकि स्वयं हो गए फेल और छोटा भाई आया क्लास में टॉप, फिर भी उसको डांट रहे हैं कि जब मेरी कक्षा में आओगे ना तब समझ में आएगा तुम्हारी क्या हस्ती है मेरे सामने। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया, मतलब वार्निंग दी। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की कि मेरी क्लास में जब गणित पढ़ोगे ना, उसमें अलजबरा है, ज्योमेट्री है और बहुत सारी इतिहास की जब डेट्स याद रखनी होंगी ना, तारीखें, तो चक्कर खा जाएगा तुम्हारा दिमाग, सब अव्वल आना भूल जाओगे। तब जाकर पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। छोटी क्लास में अव्वल आ गए तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इस तरह से लेखक को फिर डांट दिया। अब बेचारे लेखक तो ठहरे छोटे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बड़े भाई की डांट सुनते रहे और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। समझ में आया? इतना आसान नहीं है पढ़ना जितना कि तुम समझ रहे हो। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम अभी छोटी क्लास में हो, कहीं निबंध लिख दी, कहीं कहानी लिख दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कक्षा में अव्वल आ गए तो ऐसा नहीं है मैं हो गया फेल, क्योंकि विषय कठिन है, बड़ी कक्षा में कठिन होते हैं। लेकिन तुम छोटी कक्षा में अव्वल आकर अपने आप पर घमंड मत करो। अच्छे अच्छे बड़े बड़ों का घमंड नहीं टिक पाया तो तुम क्या चीज हो। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा, मतलब डांट खा ली तो अब क्या भोजन खाएं। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही, मतलब भाई ने इतना डांटा फिर भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ाई के प्रति और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर
सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए। ओ, फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई हो गए फेल और लेखक पास। अब क्या हुआ? अब कितना अंतर बचा? सिर्फ एक कक्षा का। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। बड़े भाई रोने लगे क्योंकि वो फिर से फेल हो गए और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। उनकी जो पास होने की खुशी थी वो अधूरी हो गई और बड़े भाई को रोता देख छोटा भाई भी रोने लगा। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर ही बचा। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। यहाँ देखिए लेखक की सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स, कि उन्होंने ये नहीं सुनाया कि बड़े भाई तो फेल हो रहे हैं तो ये क्या। उन्होंने कहा कि यदि बड़े भाई मुझे डांटते नहीं, ये समझाते नहीं या पढ़ाई के लिए नहीं कहते तो शायद मैं इतने अच्छे से पास नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरा जो परीक्षा का परिणाम आया है अच्छा, वो उनके उपदेशों का ही असर है, उसके कारण ही वे एकदम दनादन पास होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और क्या कहा देखते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए क्योंकि अब तो लेखक बिल्कुल उनके एक दर्जे पास ही बचे। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें भी अपने आप पर शर्म आने लगी कि अब ये छोटे तो मुझसे बड़े होने लगे, अर्थात ये छोटा तो मुझसे आगे निकलने लगा। हर कक्षा में अव्वल आ रहा है और मैं हूं कि फेल होता जा रहा हूं। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़े या ना पढ़े वे पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वे देख रहे थे कि थोड़ा बहुत पढ़ता हूं और इतने अच्छे अंक आ जाते हैं। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए दौड़े। कनकौआ मीन्स पतंग। ठीक है, जब कहीं पतंग कट जाती तो कैसे आप लोग उड़ाते हैं पतंग? बताइए। तो जब कभी पतंग कटती है तो कैसे आओ देखते ना ताओ और चले जाते हैं पतंग की डोर पर कि मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। ठीक उसी तरह से क्या हुआ, हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। बड़े भाई साहब भी वहीं थे। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। 6वीं 7वीं में माना कि तुम ये सब काम करते थे, 8वीं कक्षा में आ गए हो, अब भी तुम्हें पतंगे उड़ानी है, कनकौए लूटने हैं। यदि तुमने पढ़ाई नहीं की तो इस बार तुम फेल हो जाओगे। अब क्या हुआ, एक जमाने में 8वीं पास करना नायाब तहसीलदार हो जाते थे, बहुत बड़ी बात थी 8वीं कक्षा पास करना। 10वीं पास करना तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब 5वीं 8वीं ये बोर्ड परीक्षाएं हुआ करती थी और इनमें पास होना मतलब आपने दुनिया की जंग जीत ली। यही था उस समय का हाल। कई लीडर और समाचार पत्र जो संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आके निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। अनुभव है मेरा, अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें समझाता रहूंगा और डांटता भी रहूंगा, चाहे भले ही तुम मुझसे कक्षा में आगे क्यों ना बढ़ जाओ। अब लेखक तो छोटे थे, इसलिए वे हमेशा अपने बड़े भाई की डांट डपट को भी सुनते थे और लेखक अब समझदार होते जा रहे थे और वे ये भी जानते थे कि भाई साहब जो भी कह रहे हैं वो उनके भले के लिए कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो जब कभी आपको घर में आपकी दीदी, भैया, मम्मी, डैडी या टीचर डांट लगाए ना बेटा, तो अपने आप को निराश नहीं करना और उसको दिल में बसा के मत रखना कि इन्होंने मुझे कैसे डांटा, मैं 10वीं में आ गया हूं फिर भी मुझे डांटते हैं। अक्सर कहते हैं ना, अब मैं बड़ा हो गया हूं मम्मी अब मत डांटो। अरे भाई, माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, बच्चे बच्चे ही होते हैं और उनका हमेशा अधिकार है कि आपको डांट भी सकते हैं और कभी मौका पड़े तो कान भी खींच सकते हैं। इसलिए उनकी डांट टपट को आप हमेशा अपने पास रखिए। कहते हैं ना, जब आपका अपना कोई करीबी आप पर गुस्सा करना छोड़ देना तो समझ लेना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को खो चुके हैं। जब तक कोई आपको डांट रहा है इट मीन्स कि वो आपका ही है, इसलिए अपना अधिकार समझकर वो आपको डांट रहा है तो डांट खा लीजिए, क्या होता है, कम से कम हम सही राह पर तो चलेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं बड़े भाई साहब कि मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। ये मत सोचना कि तुम मुझसे मेरी कक्षा में आ गए हो तो अब तुम मेरे बराबर हो गए हो या मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। ठीक है, उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। किसके? उनके अम्मा और दादा की। ठीक है, माता पिता ही रहते हैं,
पहले यदि बात की जाए, क्योंकि प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ 1880, मृत्यु कब हुई 1936, तो उस समय मतलब बिफोर फ्रीडम, हम स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय पढ़ाई बहुत मुश्किल से लोग करते थे, पढ़ाई का दूर दूर तक नाम निशान नहीं रहता था। यदि किसी के घर में कोई पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि वो बड़ा ही मतलब समझदार व्यक्ति है कि उस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक यही बताते हैं और लेखक के भाई यही कहते हैं कि चाहे हमारे अम्मा दादा भले ही किताबी ज्ञान नहीं है, उनको स्कूली शिक्षा नहीं की उन्होंने, लेकिन उनका तजुर्बा हमेशा हमसे ज्यादा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से हम ये नहीं कह सकते कि हम अधिक समझदार हो गए। सुना है ना आपने कि मोटी मोटी पोथियों के पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। जब तक हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हम अपने आप को समाज में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को सम्मानीय नहीं बना सकते। कई देखे हैं डिग्रीधारी जो बहुत सारी डिग्रीज रख के भी समाज में प्राप्त नहीं कर पाते हैं सम्मान। इसलिए यदि हम किताबी ज्ञान बहुत अच्छे से अर्जन कर पाते हैं तो अपने आप पर कभी अहंकार नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यही उन्होंने कहा कि वे हमसे हमेशा बड़े रहेंगे और उनका तजुर्बा हमसे आगे रहेगा। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं, हर एक काम में, ठीक है। अनुभव बोलता है ना, तभी तो कहते हैं कि कभी कभी दादी के नुस्खे याद आते हैं कि हाँ, जब दवा और ये सारी डॉक्टरी मेडिसिन फेल हो जाती है तो घरेलू उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं कभी कभी। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए, मतलब सिर झुका लिया और हृदय से सम्मान दिया अपने बड़े भाई को, और उन्होंने अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि बिल्कुल जो भी भाई साहब कह रहे हैं वो एकदम सही है, मैं हमेशा छोटा रहूंगा, किताबें पढ़ने से कोई मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। इतने में ही एक कनकौआ उन लोगों के ऊपर से गुजरा। लो, जैसे तैसे वो पतंग को भूल रहे थे और वही पतंग फिर उन दोनों के पास आ गई। अब क्या करें, चूंकि बड़े भाई लंबे थे इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे, ठीक है। ये थी हमारी कहानी और आशा करती हूं कि आप भी अपने घर में जो भी बड़े भाई होंगे या आपके बड़े भाई होंगे या आप स्वयं बड़े भाई होंगे, आपके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, हर एक का हमें सम्मान करना है। अपने जीवन में 2-4 किताबें पढ़ लेने से अपने आप के मन में अहंकार को जन्म नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि मैं अधिक पढ़ा लिखा हूं या मैं अधिक अर्निंग करता हूं, अधिक कमाई करता हूं तो मैं ही सबसे बड़ा हूं। कभी नहीं सोचना है बेटा, क्योंकि जीवन का जो तजुर्बा है वो अनुभव से आता है। और ऐसा नहीं है कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वे कोई काम नहीं करते थे। सारा ज्ञान आपको पता है, कार्ल मार्क्स याद है, उन्होंने ये एक अशिक्षित किसान से ये पूछा था और उन्होंने सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर ही जीवन यापन नहीं किया जा सकता। जब तक हम यथार्थवादी अर्थात वास्तविक जो जीवन की हकीकत है उसका सामना नहीं करते, तब तक हम जीवन को सही से जी भी नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है आपको ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। यस, ऑफ कोर्स, हम बात कर रहे हैं कि ना केवल आपको विषय की शिक्षा बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस भी यहां पर मिलेंगे फ्री। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चलिए बता देती हूं। यदि आप विषय की बात कर रहे हैं जो आपकी कक्षा के हैं तो आप अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी, सही सुना आपने, और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी। दोनों भाषाओं में वीडियोस हैं आपके कोर्सेज के, ना केवल 10th के बल्कि 11th 12th। यदि आपके घर में बड़े भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड्स के हैं, आप स्वयं भी जाएंगे ना, कक्षा 11वीं 12वीं में तो जाएंगे ही, तो एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे आपको। अब मैं बता दूं कि ना केवल आपके विषय के वीडियोस बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहां पर मिलते हैं फ्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे होनहार बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंचें और बहुत अच्छे से अपने जो भी लक्ष्य किया है उन्होंने तय, उसको क्रैक करें। यहां मैं बता दूं कि कौन कौन से प्रतियोगी परीक्षाएं। देखिए बेटा, एनटीएससी, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड, नीट, यूपीएससी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, आरआरबी, यूपीएससी, बैंक इंश्योरेंसेस, एसएससी, सारे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के वीडियोस आपके लिए हैं एकदम फ्री।
सही सुना आपने। हम ये नहीं कहते कि हम आपके लिए 10% फ्री देंगे या 20% का डिस्काउंट देंगे या 99%। जब कभी 90 या 99 की बात आती है ना, आंखें फाड़ते हैं लोग। बेटा यहां तो 100% फ्री है, बिल्कुल। तो यहां पर तो आपको बड़े अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं यहां पर। और फैकल्टीज की बात करें तो आप वीडियो देखेंगे और आप स्वयं समझ जाएंगे हम क्या कहें, ठीक है। तो यहां पर आप बड़े अच्छे से अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं। यदि बात करूं मैं हिंदी के, ठीक है, जब आपको हिंदी के वीडियोस देखना हो तो आप अपनी क्लास 10th हिंदी लाली वर्मा मैडम, बिल्कुल यहां पर आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ना केवल आपको पाठ, ना केवल आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ना केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, बल्कि हर एक पाठ्यक्रम से लेकर वन शॉट रिवीजन तक आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में यहां पर अरेंज किया हुआ है। मैं बात बता दूं एक और कि ये सिर्फ हिंदी का नहीं है, हर एक विषय के वीडियोस यहां पर वेल मैनर्ड हैं, ताकि आपको कोई भी वीडियो सर्च करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम रखते हैं अपने बच्चों की सुविधा का ख्याल और हमें पता है कि हमारे बच्चों को जाना है बहुत आगे, इसलिए इस तरह की सुविधा आपके लिए है, वो भी फ्री में। अब बात करते हैं कि आप हिंदी में क्या देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी या सीबीएसई पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम? क्लिक कर दीजिए, मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, क्लिक कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। यदि आपको देखना है संपूर्ण पाठ का सार या आप चाहते हैं वन शॉट रिवीजन, मींस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्यों आते हैं बताइए, पता है आपको? क्योंकि वो करते हैं हमारे मस्तिष्क को चौकन्ना, हर तरीके से, हर तरफ से हमें करते हैं एक्टिव, ताकि हम आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को ला पाएं अव्वल दर्जे पर। जी हां, हर एक वीडियो को यहां पर क्रमबद्धता के साथ अरेंज किया हुआ है। तो जो भी आपको वीडियो देखना है ध्यान से उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम परिचय, ठीक है। जब आप हिंदी के पाठ्यक्रम परिचय वाला वीडियो ओपन करेंगे तो यहां आप पाएंगे कि आपकी जो भी चारों पाठ्य पुस्तक हैं घबराइए नहीं, चारों की चारों आपको नहीं पढ़नी है। आपको पता है ना कि सीबीएसई का जो कोर्स ए है क्लास 10th का, उसमें 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि क्षितिज और कृतिका भाग 1 आपने 9th क्लास में पढ़ ली है। बात करें हम कोर्स बी की तो स्पर्श और संचयन भाग 2 वही सेम कि भाग 1 हमने 9th क्लास में पढ़ ली है। अब आप सोच रहे हैं मैडम 9th क्लास की बुक्स 10th में भी सेम नाम, क्या चैप्टर्स भी वही हैं, क्या कवि या लेखक सेम है? अरे बाबा रुकिए, मुझसे मत पूछिए, ये लाली मैडम से पूछिए, आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगी यहां पर मैडम वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। और इतना मैं आपसे जरूर कह सकती हूं, इतना प्रॉमिस मैं जरूर आपसे करूंगी कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित रत्ती मात्र की भी कोई डाउट नहीं रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा और वीडियो जब आप देख लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब आपको करना है। आप सोच रहे होंगे क्यों मैडम सब्सक्राइब क्यों करें? अरे भाई क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है? आगे भी तो पढ़ना है ना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर एक वीडियो का, तो तुरंत पहले आओ पहले पाओ, जल्दी से जल्दी हर एक वीडियो को देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े हैं, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप जैसे बच्चों के लिए ही तो लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।